नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो यहाँ कल हमें देखने को मिली कि जो DHFL के शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई है BSE और NSE के ऊपर। और ये जो बैन है ये कल से इफेक्टिव होगा, मतलब 14 जून से आप इस पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये मार्केट बंद होने के बाद आई और यहाँ पे एक खास बात बताई गई है कि कंपनी फॉर्मली इन्फॉर्मिंग द एक्सचेंजेस दैट द वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर इज ज़ीरो। तो बेसिकली ये कब इन्फॉर्म किया गया था और इसके बारे में मैंने आपको ट्विटर के ऊपर आगाह और सचेत भी किया था। दोस्तों यहाँ पे 6 जून को एक कॉर्पोरेट फाइलिंग के अंदर एक अपडेट या एक सबमिशन ऑफ द डिस्क्लोजर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट, तो DHFL कंपनी द्वारा यहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंपनी ने, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इस स्टॉक की वर्थ जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो जो है -4.35 है। इसके बाद आप यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, माइनस में है 479.61। नेट वर्थ आप देख सकते हैं कि ये लाख के अंदर है ये नंबर, और ये नंबर अपने आप में 20 लाख से ऊपर है। और इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं कि ये कंपनी बहुत बड़े घाटे के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे DHFL की जो वर्थ है, नेट वर्थ है या इसका जो शेयर की वर्थ है वो ज़ीरो है। तो अगर आप यहाँ पे ये ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आपको मैं आर्टिकल दिखाना चाहूँगा जहाँ पे ITC के डीमर्जर के बारे में जो है चर्चा की गई है कि किस तरीके से ITC अपनी वैल्यू को अनलॉक कर सकता है डीमर्जर के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यहाँ पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि एक ESG कंप्लाइंट इश्यूज होते हैं, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज, इनके बेसिस के ऊपर बिजनेस को एनालाइज किया जाता है। जो कंपनीज टोबैको की फील्ड में या टोबैको जिनका बिजनेस होता है उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड अदर्स वोंट टच द ITC स्टॉक। मतलब ये जो तरीका होता है, कंप्लाइंट इश्यूज होते हैं, ESG कंप्लाइंट इश्यूज जो होते हैं, उसके चक्कर में या उस बेसिस के ऊपर जो बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ITC के स्टॉक को टच नहीं करेंगे। तो यहाँ काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है ITC के बिजनेस के बारे में, और यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि ITC को अपना टोबैको बिजनेस जो है, नॉन टोबैको बिजनेस, दोनों को अलग कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे वैल्यू को अनलॉक किया जाए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये आर्टिकल, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। तो इसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर मई के महीने में इनफ्लो था वो 10,000 करोड़ था। तो दोस्तों ये जो इनफ्लो है वो अप्रैल से भी ज़्यादा है, और यहाँ पे ये जो है 14 मंथ हाई इनफ्लो है 10,000 करोड़ का मई के महीने में। दोस्तों इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, आपको मालूम है कि ये इस समय डबल डिजिट में है, 10% के आसपास है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आ रही है कि इसका मेक ओवर किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे किया क्या जाएगा, इसका बेस ईयर जो इस समय 2011-12 है उसको चेंज करके 2017-18 कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ और फ्रेश आइटम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इससे जो WPI है उसके नीचे जाने की संभावना बन जाती है। मतलब जो इस समय काफ़ी हाई दिख रही है ये इन्फ्लेशन या WPI, तो वो जो है आपको कम दिखेगी अगर ये बेस ईयर रिवाइज हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक अगली महत्वपूर्ण खबर है, अगर आप बिटकॉइन के अंदर निवेश करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे जो बैंक का एक कैपिटल प्लान होता है उसके अंदर बिटकॉइन को हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाला गया है। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, और ये जो होता है, ये जो बैंक का कैपिटल प्लान होता है बेसिकली एक बेसल कमेटी होती है और जो बैंकिंग सुपरविजन के ऊपर होती है।
तो ये जो है ये डिसाइड करती है कि कौन सा एसेट या कौन सा एसेट क्लास या कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री फेसेस इंक्रीज रिस्क फ्रॉम द क्रिप्टो एसेट्स, तो इस वजह से इसको हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाला गया। तो अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहें क्यों डाला गया, इसके अंदर सारे रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं, तो मैं विस्तार में जो है इसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आप इस आर्टिकल का लिंक कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम अपने वीकली वाणी में या नॉर्मली हम अपने चैनल पे 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो इन्फ्लेशन को या जिसको कह लीजिए इंटरेस्ट रेट को मापने का या उसका एक पैमाना है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है कि जो 10 ईयर बॉन्ड्स हैं उसके अंदर 50% से ज़्यादा बॉन्ड्स जो हैं वो आरबीआई के पास ही हैं। तो इसका मतलब कि उसके अंदर लिक्विडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि वो जो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड रहता है वो 6% के आसपास ही है। तो बेसिकली एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसको मैं सेव करना भूल गया, वहाँ पे ये बताया गया था कि ये जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो अब आगे इंटरेस्ट रेट किस तरीके से मूव करेंगे उसका पैमाना नहीं रह गया है। और उसका कारण भी यही बताया गया था क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर बॉन्ड्स हैं या 50% से ज़्यादा बॉन्ड्स जो हैं वो आरबीआई के पास हैं। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आरबीआई के पास ही इतने सारे बॉन्ड्स हैं तो उसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो किस तरीके से होगी, या वो एक आपको सही पिक्चर नहीं देगा कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो 52% यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे और भी परचेज की जा रही है। और यहाँ पे एक और जो है कंपैरिजन दिया गया है जहाँ पे बैंक ऑफ जापान के साथ कंपेयर किया गया है। उनकी जो अपनी होल्डिंग है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में वो 21% है, तो आरबीआई की जो होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे यूएस की जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं या वहाँ की जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो अब 13 ईयर हाई हो गई है। तो ये भी इशारा कर रहा है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं इंक्रीज हो सकते हैं। इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होती है दोस्तों तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं। अब वहाँ पे जो है कुछ समय तक उसको होल्ड करके रखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रखा जा सकता। तो वहाँ पे जैसे कि वहाँ का जो फेड है उसका ये मानना है कि ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है, लेकिन दोस्तों ये सीपीआई इन्फ्लेशन या यूएस कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस समय ये 13 ईयर हाई पे हैं यूएस में। दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में एक अच्छी खबर बताई है कि ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 5.6% इन 2021। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया है कि जो इंडिया का टारगेट है ग्रोथ फॉरकास्ट का वो उन्होंने कम कर दिया है। तो पहले उन्होंने 10.1% इसको रखा था, लेकिन अब इसको 8.3% कर दिया है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो पेंडेमिक की सेकेंड वेव यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, ब्रेंट ऑयल जो है ये अपने 2 साल के हाईएस्ट स्तर पे पहुंच गया है। तो ये 2018 के बाद सबसे हाईएस्ट है, WTI हाईएस्ट सिंस 2018। तो इसकी चर्चा हम करते रहते हैं कि ये क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा। तो इस समय जो है ये $72 के प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे मार्केट की बात की जाए तो मार्केट इस हफ्ते 0.82% ऊपर की तरफ आई, और जहाँ तक मेरे व्यू की बात है पिछले हफ्ते मेरा व्यू बुलिश था मार्केट के प्रति, जबकि उससे पिछले शुक्रवार को मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी और यहाँ पे एक बियरिश सेंटीमेंट जो है काफ़ी लोगों को लग रहा था, लेकिन मेरा व्यू यही था कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये वीक ऑन वीक बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। इस समय 72.69 है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये एक आपस में एक साइकिल होती है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो दोस्तों गोल्ड इस हफ्ते इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। इसका
कारण ये है कि जो इनिशियल जॉब लॉस क्लेम्स हैं यूएस में वो कम हुए हैं, इसकी वजह से गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सबसे बेस्ट हेज मानी जाती है। पहले कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि बिटकॉइन जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज हो सकती है, लेकिन रिसेंटली जो बिटकॉइन के अंदर आपने क्रैश देखा 50% से ज़्यादा, उसके बाद एक्सपर्ट्स का अब यही मानना है कि गोल्ड जो है वो बेस्ट जो है बेट है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो इसको दोस्तों आप हेजिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा की गई है जो कि अपने हाईएस्ट प्रीमियम या हाईएस्ट डिस्काउंट पे इस समय चल रहे हैं अगर उनकी हिस्टोरिकल एवरेजेस को देखा जाए। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि विप्रो, HCL ये अपने हिस्टोरिकल अगर एवरेज को देखा जाए तो इस समय ये अपने हाईएस्ट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीई से इसको कंपेयर किया गया है। इस समय करंट पीई जैसे विप्रो का 26.1 है, 10 ईयर एवरेज 14.9 है, तो ये 75.2% प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं उसमें टाटा स्टील, ONGC, कोल इंडिया है। टाटा स्टील इसने काफ़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इसके बावजूद ये इस समय 70% के आसपास डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। JSW स्टील भी यहाँ पे लगभग 40% डिस्काउंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण या जिसको कह लीजिए कि एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 50 ऐसी कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं वो इस समय मिसिंग है, मतलब जो उनके रजिस्टर्ड एड्रेस हैं वहाँ पे जो है उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और ये 50 कंपनीज लिस्टेड हैं इस समय। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स के ऊपर। तो यहाँ 14 जून मंडे मतलब कल जो है आपका WPI इन्फ्लेशन और CPI का डेटा जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। इन दोनों इवेंट्स का मार्केट के ऊपर मॉडरेट इम्पैक्ट होता है। तो जो अभी एग्जिस्टिंग WPI इन्फ्लेशन है वो 10.49% है और इसके इंक्रीज होने की संभावना है। ये केवल एक फॉरकास्ट है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये 13.07% हो सकती है। उसी तरीके से CPI जो है वो 4.29% से 5.30% हो सकती है। ये फोरकास्ट जो है वो एक कंसेंसस एस्टिमेट है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके अलावा बाकी सारे जो इवेंट्स हैं उनका कोई खास असर या उनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है स्टॉक मार्केट के संदर्भ में। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वाणी का एपिसोड, और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। मैं 10 या 15 मिनट के बीच में पूरे हफ्ते की सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स या खबरों को कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपका समय बच सके और आपके लिए जो जानकारी जानना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट से संबंधित वो मैं आपको 10 या 15 मिनट में जो है दे सकूं या उसके बारे में बता सकूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वीकली वाणी के एक नए एपिसोड में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।